नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं केपी नेओल और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल विषय, और भूगोल विषय के अंदर जो हमने पढ़ा है इससे पहले वो हमने कंप्लीट किया था कल के क्लास के अंदर। राजस्थान के भौतिक प्रदेश एक बहुत ही बड़ा शानदार टॉपिक था हमारे सामने। राजस्थान का भौतिक प्रदेश शानदार जानदार टॉपिक था जिसके अंदर बहुत सारी ज्योग्राफी अपने आप में ये समेटे हुए एक अपना स्थान रखता है टॉपिक। तो सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि पहले आप लोग भौतिक प्रदेश वाली जितनी भी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है वो सारी वीडियो देखें। मैंने विस्तार पूर्वक करवाने की कोशिश की है। अगर आपको वास्तव में लगता है कि सर ने वास्तव में हमारे लिए मेहनत की है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों इसी के साथ अपने आज के क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर जो पढ़ेंगे वो हमारी क्लास रहेगी इस राजस्थान के भौतिक प्रदेश के तुरंत बाद जो क्लास है वो क्लास हमारी रहेगी दोस्तों राजस्थान की जलवायु। तो आज अपने राजस्थान की जलवायु सेशन, इसी सेशन में जो राजस्थान की जलवायु की बात करने वाले हैं, इससे पहले दोस्तों ध्यान से सुनिए। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। रातों में जिसने जंग जीती है, रातों में जिसने जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वो ही चमकता है। इसी लाइन के साथ आज की क्लास अपने शुरू करते हैं। और दोस्तों ध्यान से सुनिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सभी भाई बहन क्लास को एक बार शेयर कीजिए। और आज की क्लास के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है तो ध्यान से सुनिए। आज की क्लास के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक ये दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए सभी भाई बहन, राजस्थान की जलवायु। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार। अपने आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें कंफ्यूजन में रह जाती है राजस्थान की जलवायु से संबंधित, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं रहने दूंगा। जो भाई बहन कंटिन्यू क्लास देख रहा है उसको वास्तव में आनंद आएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो एक अच्छा कंटेंट और सारे डाउट आपके क्लियर करता जाऊंगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि सर जब टॉपिक शुरू करते हैं तो उसकी परिभाषा अवश्य देते हैं, और परिभाषा देना मेरा काम है दोस्तों, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप पढ़ो तो इतना पढ़ो कि उसके बारे में पहले आपको नॉलेज तो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, अधूरा ज्ञान लिए फिरते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन रुकता 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 जा रहा है। अब अपना रुकने वालों में नहीं है, आगे जाएंगे। घर पे पढ़ते हैं, कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है क्या पढ़ता है भाई, आप कहोगे जलवायु, वो कहेगा क्या होती है जलवायु। आपको पता ही नहीं है तो आप क्या बताएंगे जलवायु क्या होती है। तो जलवायु से संबंधित मैं आपको कुछ फैक्ट पढ़ाऊंगा यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए। जलवायु से संबंधित इन बातों का पता होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज की क्लास के अंदर सबसे पहले जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, यहाँ पर शब्द लिखा है दोस्तों, ये शब्द कौन सा लिख दिया है मैंने आपके सामने। आप कहेंगे सर आपने जो शब्द लिखा है ये शब्द है सर जलवायु। ध्यान से सुनिए, अगर जलवायु की परिभाषा कोई भी भाई बहन आपसे पूछ लेता है तो आप उसको क्या बताओगे दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी स्थान की अगर अपने बात करें, किसी भी स्थान की बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, किसी भी स्थान की बात जब करते हैं तो दीर्घकालीन, कौन सी मेरे दोस्त, दीर्घकालीन, किसी भी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय, ध्यान से सुनते रहे आप लोग, अपने आप क्लियर हो जाएगा। औसत वायुमंडलीय, औसत वायुमंडलीय दशाएं, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अपने आप क्लियर हो रहा है। अब देखिए आपके सामने लिखा है मैंने औसतकालीन, दीर्घकालीन, औसतकालीन। देखो कैसे, किसी भी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। सर किसी भी स्थान की दीर्घकालीन मतलब एक लंबा टाइम पीरियड होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष का। औसत वायुमंडलीय दशाएं अगर एक समान रह जाती है तो वह उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, जलवायु। अब सुनते जाइए, अब आप कहेंगे सर ये आपने जो लिखा है, आपने लिखा है दशाएं, ये दशाएं क्या होता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं कि जब आपसे पूछा जाए आपको पता करना है कि सर ये दशाएं क्या होती है, इनके बारे में कैसे जानेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपने सुना होगा नाम ताप, और आपने नाम सुना होगा दाब, और आपने नाम सुना होगा दोस्तों वर्षा, और आपने ही नाम सुना होगा दोस्तों आर्द्रता। कौन सा नाम सुना होगा मेरे दोस्त, आर्द्रता। ध्यान से सुनिए,
ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता, ये सब क्या है? ये वायुमंडलीय दशाएं हैं। और ये वायुमंडलीय दशाएं एक लंबे टाइम तक अगर एक ही स्थान पर किसी के समान अगर रुक जाती है तो वो आपकी क्या कहलाती है? जलवायु। किसी भी स्थल भाग की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। अब सुनते जाइए, जलवायु से जुड़ा हुआ एक शब्द और भी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जलवायु से जुड़ा हुआ एक शब्द है और वो शब्द ये है दोस्तों जो आपके सामने लिखा गया है। शब्द ये है कि मौसम। ध्यान से सुनते जाइए, अगर मैं शब्द की बात करूं तो वो शब्द कौन सा है? आप कहेंगे सर वो शब्द है मौसम। मौसम क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। अगर अपने बात करें, किसी भी स्थान की बात करें, किसी भी स्थान की बात करें, किसी भी स्थान की अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, किसी भी स्थान की आलपकालीन, कौन सी पूछी जा रही है दोस्तों? आलपकालीन वायुमंडलीय दशाएं। अब अल्पकालीन वायुमंडलीय क्या पूछी जा रही है आपसे? दशाएं पूछी जा रही है। तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिए, किसी भी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय जो दशाएं होती है ये क्या कहलाती है? मौसम। ध्यान से सुनिए, अल्पकालीन का मतलब क्या है? थोड़ा समय, कुछ समय है। आप कहते हो गर्मियों में आज मौसम बड़ा सुहाना है, आज मौसम बड़ा रंगीला है, अपने ऐसी बातें करते हैं। क्या दोस्तों मौसम एक लंबे टाइम की तरह रहता है? या आपने फिल्मों में गाने सुने होंगे कि आप बदल न जाना मौसम की तरह। कभी ऐसा सुना है आप बदल न जाना जलवायु की तरह? दोस्तों जलवायु की तरह कोई नहीं बदलता है, क्योंकि जलवायु एक लंबा टाइम चाहिए, कम से कम कितने वर्ष का? 30 वर्ष का। 30 वर्ष तक के टाइम पीरियड के अंदर आपकी वायुमंडलीय दशाएं अगर एक समान रह जाती है तो वह जलवायु कहलाती है। लेकिन कम समय अल्पकालीन की जब बात आती है, अल्पकालीन वायुमंडलीय जो दशाएं होती है इनको क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इनको मौसम कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अब सुनते जाइए, इसके बाद अगर अपने बात करते हैं दोस्तों जलवायु, मौसम, इसके साथ आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त ऋतु के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? ऋतु के बारे में। अच्छा ऋतु के बारे में हम क्या जानेंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करता हूं आपके सामने ऋतु की, तो ऋतु के बारे में आप बताओगे कि 3 से 4 महीने की अवधि। कितने महीने की अवधि है? 3 से 4 महीने की अगर आपके पास अवधि है तो 3 से 4 महीने की अवधि के अंदर जो वायुमंडलीय दशाएं होती है ये एक समान रुक जाती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर? आपको पता है हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय दशाओं की बात कर रहे हैं। अगर ये वायुमंडलीय दशाएं आपकी 3 से 4 महीने तक किसी भी स्थान पर एक समान रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आप कहोगे सर उसे ऋतु कहते हैं। जलवायु का पता होना चाहिए, मौसम का पता होना चाहिए और ऋतु का। जलवायु क्या होता है? किसी भी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? जलवायु। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि दशाएं क्या होती है सर? ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता, इन्हें क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दशाएं कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मौसम क्या होता है? किसी भी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? मौसम। हाँ जी, अब सुनते रहिए, ऋतु क्या होती है? 3 से 4 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ऋतु कहा जाता है। अगर आपकी वायुमंडलीय दशाएं 3 से 4 महीने की अवधि तक रुकती है तो उसे आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? आप ऋतु कहेंगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अगर अपने आगे बढ़ते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ते हैं तो अगर अपने आगे बात करें कि सर आगे क्या है, ऋतु के बाद आपको जलवायु से संबंधित एक शब्द और पता होना चाहिए। कौन सा शब्द है वो शब्द ये लिखा है मैंने आपके सामने दोस्तों, पवन। कौन सा शब्द लिख दिया मैंने? पवन। ध्यान से सुनते जाइए आप लोग, तो पवन शब्द मैंने आपके सामने लिखा है, इसके बारे में अपने क्या पढ़ना है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न बहुत ही खास है। पवन की बात करें चाहे हवा की बात करें, पवन का जो संबंध होता है ना दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए, मैं आपके सामने यहां पर क्लियर कर रहा हूं। पवन का जो संबंध होता है ना, ये संबंध होता है तापमान से। किससे संबंध होता है मेरे दोस्त? तापमान से। पवन का संबंध किससे होता है? संदेव पवन का संबंध होता है तापमान से। लेकिन जो ये तापमान है, इस तापमान का जो संबंध होता है ना, ये तापमान का संबंध होता है वायु दाब से हमेशा उल्टा। किससे उल्टा होता है दोस्तों? वायु दाब से हमेशा उल्टा होता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये बात समझने वाली बात है दोस्तों। क्या बात है कि पवन का संबंध तापमान से होता है, लेकिन तापमान का संबंध वायु दाब से हमेशा उल्टा होता है।
कैसे उल्टा होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर अपने बात करते हैं दोस्तों कैसे, अब देखिए आप लोग, अगर अपने बात करते हैं कि जिस स्थल भाग का तापमान ज्यादा है, ज्यादा का मतलब तापमान अधिक है, उस स्थल भाग का तापमान, उस स्थल भाग का तापमान तो ज्यादा है, लेकिन वायु दाब उस स्थल भाग का आपको क्या मिलेगा दोस्तों, कम मिलेगा। ध्यान से सुनिए, किसी भी स्थल भाग का तापमान अगर ज्यादा है तो उस स्थल भाग का वायु दाब क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा, कम मिलेगा। अब सुनते जाइए, अगर पेपर में प्रश्न ये आ जाता है आपके सामने कि किसी भी स्थल भाग का तापमान कम है, क्या है दोस्तों, तापमान कम है, तो उस स्थल भाग का आपको वायु दाब क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर वायु दाब उस स्थल भाग का ज्यादा मिलेगा। सीधी सी बात, पवन का संबंध तापमान से होता है, लेकिन तापमान का संबंध वायु दाब से हमेशा उल्टा होता है। जिस स्थल भाग का तापमान ज्यादा होता है उस स्थल भाग का वायु दाब की बात करें तो वायु दाब क्या होता है, कम। लेकिन जिस स्थल भाग का तापमान कम है वहां वायु दाब क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आपको उल्टा याद रखना है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर अपने बात करते हैं जैसे पवन की बात करें, हवा की बात करें, इसकी अगर और बात करें तो जो पवन है आपकी ये कहां से कहां चलती है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। पवन आपकी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, पवन की जब बात आ रही है क्या बताओगे आप लोग, पवन क्या करती है, पवन हमेशा उच्चतम वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। निम्न वायुदाब की ओर क्या करती है, आप कहेंगे सर गमन करती है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, उच्चतम वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती है, गमन करती है हवा हमेशा। लेकिन हवा या पवन की बात करें तो इसका संबंध तापमान से होता है, और तापमान का संबंध हमेशा वायुदाब से क्या होता है, उल्टा होता है। और कौन सी बातें आपको याद करना है दोस्तों, यहां पे ध्यान से सुनिए, और भी बातें आपको पता करना है। अगर और बातें आपको पता करना है तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपको वर्षा की विशेषता पता होना चाहिए। वर्षा की क्या, जलवायु की विशेषता, सॉरी किसकी विशेषता पता होना चाहिए, जलवायु की विशेषता पता होना चाहिए। जलवायु की विशेषता जिस दिन अपने बात करेंगे आपको 3 है, आपको पता या होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले वर्षा की अनियमितता, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग, वर्षा की अनियमितता, ये आपके अगर अपने बात करते हैं तो ये आपको क्या मिलेगी, वर्षा की अनियमितता की जब बात करते हैं दोस्तों ध्यान से सुनिए, वर्षा की अनियमितता के साथ साथ अगर अपने बात करें तो वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की क्या अनिश्चितता, इसकी अगर बात करें तो ये भी आपकी क्या है, एक जलवायु की विशेषता है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे खंड वर्षा, कैसे याद करेंगे दोस्तों आप लोग, खंड वर्षा, तो आपको याद करना है जैसे खंड वर्षा के बारे में की विशेषता, जलवायु की विशेषता कितनी है, आप कहेंगे सर जलवायु की 3 विशेषताएं, कौन कौन सी है, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनिश्चितता, और आपके पास कौन सी है, आप कहेंगे सर हमारे पास यहाँ पर खंड वर्षा है। कौन सी वर्षा है, खंड वर्षा है। अब दोस्तों ध्यान से सुनते, इसकी अगर अपने बात करते हैं तो आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे कि वर्षा की विशेषता क्या है, आप कहेंगे सर जलवायु की विशेषता ही वर्षा की विशेषता रहती है। कैसे रहती है, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनिश्चितता, और यहाँ पे खंड वर्षा। कैसे, हमारे यहाँ पे वर्षा का समय निश्चित नहीं है, तो हमारे यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी निश्चित नहीं है, और हमारे यहाँ पर यह भी बात निश्चित नहीं है कि सभी जगह बारिश एक समान एक जैसी हो। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, गर्मियों में श्रावण भाद्रपद के महीने के अंदर हमारे घर पे बारिश होती है लेकिन पड़ोसी के नहीं होती, या हमारे गांव में बारिश होती है लेकिन पड़ोसी के गांव में नहीं होती। क्या होता है ऐसा, ये सब क्या है, आप कहेंगे सर ये खंड वर्षा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है मेरे दोस्तों, खंड वर्षा का उदाहरण है। श्रावण के महीने में ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़कर बाकी सभी जगह बरसात हुई। कौन सा उदाहरण है आपका, खंड वर्षा का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आइए मेरे साथ, अगर अपने आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जलवायु की विशेषता के साथ साथ आपको पता होना चाहिए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान से सुन, बहुत ही शानदार प्रश्न है और यहां से प्रश्न पक्का पूछा जाता है। जलवायु की अगर अपने बात करते हैं तो जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या पता होना चाहिए आपको, कारक।
ध्यान से सुनते, जलवायु को प्रभावित करने वाले, जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या पता होना चाहिए? कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिनको पढ़ना पड़ता है? एग्जामिनर बार बार यहां से प्रश्न पूछ रहा है। आज के बाद हमारा गलत नहीं होगा। सभी भाई बहन, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि सर क्लास है जो हमारी सर आपकी क्लास लाइक करने के काबिल है, शेयर करने के काबिल है, तो दोस्तों कंजूसी मत बरतना। आपका लाइक करना, कमेंट करना बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो सभी भाई बहन ये काम करते रहें। अब देखिए भाई, इसके बाद क्या करना है? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, दोस्तों ध्यान से सुनिए। अपने जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी बात करेंगे। मैं लिख रहा हूं आपके सामने कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? आप कहेंगे सर इनकी संख्या 6 है। कितनी है इनकी संख्या? 6 है। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से 6 कारक हैं इनके बारे में अपने जानेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कारक और उसके बाद 2 नंबर कारक पढ़ेंगे और इसके बाद हम सारे कारक पढ़ते चलेंगे। आइए मेरे साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास के अंदर जो अपने कारक पढ़ेंगे, देखिए आप लोग, पहला जो कारक है इस कारक का नाम क्या है? ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। इस कारक का नाम है दोस्तों अक्षांशीय कारक। कौन सा कारक है मेरे दोस्त? अक्षांशीय कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक आपके सामने है और यह कारक कौन सा है? अक्षांशीय कारक। दूसरा कारक देखिए, दूसरा जो कारक है वो कारक है जिसका नाम अपने कह सकते हैं समुंदर से, समुंदर से दूरी। क्या कह सकते हैं दोस्तों? समुंदर से दूरी। समुंदर से दूरी कह सकते हैं या समुंदर से हम लोग ऊंचाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? ऊंचाई कह सकते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं? या फिर हम कह सकते हैं समुद्री धाराएं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? समुद्री धाराएं कह सकते हैं। ध्यान से सुनते हैं। कौन कौन सी बातें? समुद्र से दूरी है, समुद्र से ऊंचाई है और आपकी समुद्री धाराएं हैं। इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे अपने पास एक है वनस्पति। कौन सा कारक है दोस्तों? वनस्पति। अगर वनस्पति कारक है तो वनस्पति के साथ साथ वर्षा भी इसी से जुड़ा हुआ एक कारक बनता है जलवायु को प्रभावित करने वाला। अपने व्याख्या के सहित पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये प्रभावित कैसे करते हैं सर। अब देखिए, अब इसके बाद अगर अपने वनस्पति के बाद मैं बात करूं तो एक कारक ये भी है और इसका नाम है दोस्तों मृदा। और मृदा के बाद एक कारक ये भी है जिसको अपने कहते हैं अरावली पर्वतमाला। ध्यान से सुनते जाइए, अरावली पर्वतमाला। दोस्तों क्या है कि जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला भी क्या है? ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अब 6 नंबर कौन सा है? ध्यान से सुनते जाइए। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके सामने लिख दिया है कि पवन। पवन भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक क्या है दोस्तों? कारक है। कौन कौन से कारक हैं? अक्षांशीय कारक हैं, समुद्र से दूरी है, ऊंचाई है, समुद्री धाराएं हैं, वनस्पति है, वर्षा है, मृदा है, अरावली पर्वतमाला है और आपकी पवन है। ये सब जलवायु को प्रभावित करने वाले दोस्तों क्या है? तो आप कहेंगे सब ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, एक एक कारक के बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे कि ये कारक कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनते, जैसे नंबर 1 कारक की बात कर रहे हैं, नंबर 1 कारक की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते। नंबर 1 जो कारक है आपके पास, ये लो आपके सामने है, जलवायु को प्रभावित करने वाला नंबर 1 जो कारक है, इस कारक का नाम क्या है? आप कहेंगे सर ये जो कारक है इसका नाम है अक्षांशीय कारक। कौन सा कारक है मेरे दोस्तों? अक्षांशीय कारक है। ये लो दोस्तों आपका अक्षांशीय कारक है। अब अक्षांशीय कारक नंबर 1 कारक है जिसका नाम अक्षांशीय कारक। अब देखेंगे अक्षांशीय कारक जलवायु को प्रभावित कैसे करता है। सभी भाई बहनों से निवेदन है क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, आपको बहुत सारा आनंद आने वाला है। यहाँ पर आप वास्तव में कहोगे कि सर वास्तव में आपने बहुत बेटर पढ़ाया है। देखिए मेरे साथ, अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आज की क्लास के अंदर अगर अपने बात करें, सबसे पहले अगर बात करते हैं, जैसे सबसे पहले अगर अक्षांशीय कारक की बात करूं तो जैसे ये डायग्राम मैं आपके सामने ये एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से सुन, ये डायग्राम है आपका। इस डायग्राम की बात करूं
तो ये जो डायग्राम है इसकी बात करें तो ये डायग्राम के अंदर दोस्तों जैसे मैं कहूं कि ये ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच ये एक रेखा है जिसका मान है दोस्तों 0 डिग्री। और इस रेखा का जो नाम है आपको पता है सभी भाई बहन को कि इस रेखा का नाम कौन सा है। आप कहेंगे सर मध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा का ही दूसरा नाम कौन सा है तो आप कहेंगे सर इसका ही दूसरा नाम है, तो नाम है सर विषुवत रेखा। कौन सा नाम है दोस्तों? विषुवत रेखा है। अब क्या है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर खींची जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? आप कहेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कितने भागों में विभाजित हैं? 2 भागों में। ऊपर वाला भाग उत्तरी अक्षांश तो नीचे वाला भाग दक्षिणी अक्षांश। इसी तरह यहां पर एक रेखा और भी खींची गई है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इस ग्लोब के अंदर इस तरह यहां पर एक रेखा है और इसका मान है दोस्तों 23.5 डिग्री। और इसका नाम कौन सा है तो आप कहेंगे सर इसका नाम तो कारक रेखा है। और इसी तरह दक्षिण के अंदर एक रेखा खींची गई है और जिसका मान कितना है 23.5 डिग्री है और इस रेखा का नाम कौन सा है तो आप कहेंगे सर मकर रेखा है। इसी तरह अगर दोस्तों अपने बात करते हैं तो इस कर्क रेखा से ऊपर भी एक रेखा है जिसका मान है दोस्तों 66.5 डिग्री। अगर अपने बात करते हैं तो इस रेखा का मान कितना है आप कहेंगे 66.5 डिग्री मान है। तो इसका नाम कौन सा है आप कहेंगे सर इसका नाम तो आर्कटिक वर्त है। कौन सा नाम याद रखना है आपको? आर्कटिक वर्त के रूप में याद करना है। ये आपका जो भाग है इसको कहा जाता है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। इसको नाम कौन सा दिया जाता है? 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। और इसी तरह अगर अपने बात करें तो यहाँ पर दक्षिण में भी एक रेखा खींची गई है जिसका मान 66.5 डिग्री है। तो इसका नाम कौन सा रहता है? आप कहेंगे सर इसका नाम अंटार्कटिक वर्त रहता है। कौन सा नाम रहता है? अंटार्कटिक वर्त। अब इसके अंदर अलग अलग जो नाम है अलग अलग काम करते हैं। यहाँ पर क्या है जो कर्क रेखा है इस यहाँ पर जो कटिबंध बनता है इसका नाम होता है उष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर जो कटिबंध है उसका नाम कौन सा रहेगा? उष्ण कटिबंध। यहाँ पर जो कटिबंध है इसका नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर शीतोष्ण कटिबंध। तो इसका नाम कौन सा है? आप कहेंगे दोस्तों शीत कटिबंध। इसी तरह इसका नाम कौन सा है तो आपका आंसर आना चाहिए सभी भाई बहन का शीतोष्ण कटिबंध। तो ये आपका कटिबंध कौन सा है? शीत कटिबंध। ध्यान से सुनते। सर्वाधिक तापमान कौन सी रेखा पर होता है तो सर्वाधिक जो तापमान होता है सर्वाधिक जो सूर्य चमकता है ये कौन सी रेखा पर चमकता है? भूमध्य रेखा से। अब भूमध्य रेखा से ये जब चमकता है तो भूमध्य रेखा से ये उत्तरी गोलार्ध में जाता है और फिर भूमध्य रेखा पर आता है और फिर कौन से गोलार्ध में जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक तापमान कौन सी रेखा पर नजर आता है तो सर्वाधिक तापमान आप कहेंगे भूमध्य रेखा पर नजर आता है। तो भूमध्य रेखा वाला जो भाग है ये उष्ण कटिबंध। पेपर में प्रश्न आएगा भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र कौन सा कटिबंध कहलाता है? आप कहेंगे सर उष्ण कटिबंध। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उष्ण कटिबंध। लेकिन इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है तो आप कहेंगे सर ये तो अपना शीतोष्ण कटिबंध। और इससे ऊपर वाला क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर अपने बात करते हैं राजस्थान की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? राजस्थान की। यहां पर मैं बना रहा हूं आपके सामने आपका राज्य और ये राज्य देखिए आप लोग। जैसे मैंने आपके सामने ये आपका राज्य बनाया है, ये आपका राज्य है और इस राज्य का जो नाम है वो आपको पता है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, इस राज्य का जो नाम है वो राज्य का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर राजस्थान। कौन सा नाम है मेरे दोस्त? राजस्थान। ये लो दोस्तों आपका राजस्थान राज्य। ये आपका राजस्थान राज्य बन के आपके सामने तैयार हो गया। मैंने कहा कि जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा क्या करती है? राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? आप कहेंगे सर 2 जिलों से। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से? 2 जिलों से। एक जिला गुजरता है कौन सा? आप कहोगे डूंगरपुर जिले से गुजरती है। और एक जिला कौन सा है तो आप कहेंगे सर बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। डूंगरपुर के कौन से स्थल से गुजरती है तो आप कहेंगे सर चीखली नामक गांव से। और बांसवाड़ा के कौन से स्थल से गुजरती है तो आप कहेंगे सर कुशलगढ़ क्षेत्र। अब कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 26 किलोमीटर। कितना आंसर देंगे आप लोग? 26 किलोमीटर इसका आंसर है। अब सुनते जाइए, कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग है ये कौन सा कटिबंध होता है? कर्क रेखा के नीचे वाला देखो, कर्क रेखा ये आपकी कर्क रेखा और इसके नीचे वाला भाग कौन सा है? उष्ण कटिबंध। तो राजस्थान की यहाँ की जो जलवायु है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो जलवायु है आप कहेंगे कैसी है? उष्ण कटिबंध। बाकी राजस्थान क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ की जो जलवायु है इसको क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना कि राजस्थान की जलवायु पूछे तो आपको बताना है शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध।
ध्यान से सुनिए, अक्षांश की बात करें, अक्षांशीय कारक जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है या नहीं है? आप कहेंगे सर वास्तव में एक कारक है। कैसे प्रभावित करता है ये हमने साबित कर लिया है कि ये प्रभावित कैसे करता है। आइए आज की क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा है ये देखते हैं कि आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या है। टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु क्या होती है? किसी भी स्थल की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? आप कहोगे सर जलवायु कहलाती है। लेकिन क्या होती है दशाएं? ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता, ये सब आपकी क्या होती है दोस्तों? वायुमंडलीय दशाएं होती है। और ये वायुमंडलीय दशाएं किसी भी स्थान पर लंबे टाइम तक, दीर्घकालीन टाइम तक रुक जाती है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? आप कहेंगे जलवायु। मौसम क्या है? किसी भी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? आप कहेंगे सर मौसम। और ऋतु क्या है? 3 से 4 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है? ऋतु। पवन क्या है? पवन का संबंध तापमान से होता है और तापमान का संबंध वायु दाब से हमेशा उल्टा होता है। जिस स्थल भाग का तापमान ज्यादा है वहां वायु दाब कम, जिस स्थल भाग का तापमान कम है वहां पर वायु दाब क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। पवन हमेशा उच्चतम वायु दाब से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर मतलब निम्न वायु दाब की ओर गमन करती है। लेकिन विशेषता क्या है? वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनिश्चितता और खंड वर्षा, ये जलवायु की क्या रहती है दोस्तों? आप कहेंगे विशेषता। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हमने एक कारक देखा है, वो कारक कौन सा है? अक्षांशीय कारक। इसके बाद समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई और समुद्री धाराएं, इसके बाद वनस्पति वर्षा, इसके बाद मृदा, अरावली पर्वतमाला, और आपका कारक कौन सा रहता है? तो आप कहेंगे पवन है एक ऐसा जो कारक है वो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। अब हमने सबसे पहले जो आज की क्लास में कारक पढ़ा है वो कारक कौन सा है? आप कहेंगे सर वो अक्षांशीय कारक है। ग्लोब में हमने देखा है कि जो ग्लोब है ये दो भागों में बांटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, अक्षांशों को दो भागों में बांटने का काम करती है भूमध्य रेखा, और कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर, और डूंगरपुर के चिखली गांव से और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ स्थल से। लेकिन कर्क रेखा के नीचे वाला भाग तो उष्ण कटिबंध होता है और ऊपर वाला जो भाग है ये शीतोष्ण कटिबंध है। तो दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान की जिस हिसाब से जलवायु पूछेगा आपका आंसर आना चाहिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। या आपसे डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की जलवायु पूछे तो आप क्या कहोगे? उष्ण कटिबंधीय। लेकिन उसने क्या कहा कि आपके राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो आप राजस्थान की जलवायु बताओगे तो आप क्या कहोगे? शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है राजस्थान की। लेकिन दक्षिणी राजस्थान की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। ये हमने साबित कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं, जो हमारे जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक रहते हैं इसके साथ, वो अपने नेक्स्ट कारक अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर भाई बहनों आपसे फिर निवेदन करता हूं, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप जरूर क्लास को लाइक करें, और जब तक अपने नेक्स्ट क्लास में मिलें से पहले इस वीडियो को आप लोग इतना फैला दो कि वास्तव में हमें आनंद आना चाहिए कि वास्तव में सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेहनत रंग लाएगी दोस्तों। आप ये साथ साथ नोट्स बनाते रहें और अपने दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। सभी भाई बहनों से एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, क्लास को लाइक करना। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके।